कि अगर कोई बंदा ये समझता है कि यार वो एक जिस्म उसके पास एक मर्द का है लेकिन अंदर से वो अपने आप को खातून महसूस करता है, ठीक है, और वो कहता है कि यार मेरा प्रोनाउन जो है वो शी और हर हो गया हुआ है, ठीक है, और मैं आज के बाद जो है मुझे सोसाइटी इसी नाम से पुकारे और इसी तरीके से कलाम करे मेरे साथ, और मैं किसी औरत के साथ शादी नहीं करूँगा सिंस आई बिलीव कि आई एम अ वुमन, तो आई नीड टू बी वेड मैन। तो उस वक्त सिचुएशन ये है कि मेरे जहन में जो सबसे पहले एक चीज़ आती है वो ये आती है कि अगर कोई बंदा है उसके जहन के अंदर आ गया कि वो इंसान नहीं है, वो कुत्ता है या वो बिल्ली है या वो चिकन है, ठीक है, और वो मेरे सामने आके मुझे बैठ के बताया देखो बायोलॉजिकली मैं जो भी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पैदाइशी तौर पे मैं जो भी था वो एक डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन अब मैं एक चिकन हूँ, अब मैं एक बिल्ली हूँ, यानी मैं अब कुत्ता हूँ, तो मुझे प्लीज कुत्ते वाली रिस्पेक्ट दी जाए। तो ये तो यार ये मैंने मैसेज दे दिया हुआ। अगर आप नहीं हैं ऐसे, अगर आप बाय बर्थ आपके अंदर डिफॉर्मिटीज थी तो आपका राइट है, सही है वो कि आपको स्टेट जो है वो सपोर्ट भी करे, आपके साथ हर उस लिहाज से चले जो कि आप डिज़र्व करते हैं, डिमांड करते हैं, जो आपके लीगल राइट्स हैं आपको वो मिलने चाहिए। अगर आप नहीं हैं ऐसे और आप एक ट्रेंड के फॉलोअर हैं, ट्रेंड सेटर नहीं है आप, तो फिर आप ट्रेंड के फॉलोअर हैं, तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक यार प्लीज़ आप थोड़ा सा ना इसको रीविजिट करें। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद की बात, दिस इज़ द फर्स्ट वे, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू डिस्टेबलाइज द सोसाइटी, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप एक्चुअली। Agreed. ठीक है, द फ्यूचर जनरेशंस कमिंग अप नाउ हैव नो स्टेबल ग्राउंड्स फॉर रैशनल अंडरस्टैंडिंग्स एनीमोर, है ही नहीं बिल्कुल उनके पास। अगर आप उनको कंफ्यूज कर देंगे तो रैशनल बेसिकली डिसीजन मेकिंग आइडियोलॉजिकल बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये पैटर्न इंसू कर जाता है, प्रिवेल कर जाता है, तो पीपल विल बी कंप्लीटली वॉइड ऑफ देयर लॉजिकल थॉट्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज व्हाट द आइडियोलॉजिकल सबवर्जन इज ऑल अबाउट। इस तब्दीली लाने के लिए क्या इस तरह तब्दीली आ सकती है? यार तब्दीली कोई भी नहीं है यार, हम पाकिस्तान को बने हुए आज इतना अरसा हो गया, आपकी उम्र भी अच्छी भली हो गई, मेरी भी अच्छी भली हो गई है, हमारे पेरेंट्स भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे, हम लोग भी तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद हैं। वो तो 65 से इतनी तब्दीलियां हम लोगों ने मिली हैं कि आप और मैं तो अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं। अब तो ख्वाहिश, अब तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तब्दीली आ जाए किसी किस्म की। भुट्टो ने हमें यही कहा सिंस द डे फर्स्ट, जब भी आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, कोई भी अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सका, आज तक नहीं कर सका। द रीज़न बिहाइंड इज कि हमारे जितने भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं वो स्टेट के खिलाफ तो नहीं जा रहे होते, लेकिन उन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो डिपार्टमेंट्स पूरी स्टेट को रन कर रहे हैं। आपका इशारा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। 110% आपको बेसिकली यू ऑलवेज नीड टू गो विद द फ्लो। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ जिक्र कर रहा था कि मोनार्क्स के अंदर फॉर द लास्ट 1000 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली जितने भी हमारे पास अर्लियर मोनार्क्स थे जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर रहे हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो कि अपनी हिस्ट्री जो है वो बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें। जबकि जो लास्ट हमारे पास 7 डेकेड्स का जो टेन्योर गुजरा है क्वीन एलिजाबेथ II का, उसने वो वाहिद खातून थी जिसने अपने जितने भी स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स थे, आपका प्राइम मिनिस्टर था, आपको बेसिकली प्राइम मिनिस्टर से काउंसलिंग करवाती थी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस लिया करती थी। इवन उसने अपनी सगी बहन की शादी नहीं होने दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन के रॉयल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जिस बंदे से शादी करना चाहती थी, प्रिंसेस मार्गरेट, ही वॉज ऑलरेडी अ डिवोर्सी, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्राउन के लिए चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी। तो अगर मोनार्क्स इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपके जो यहाँ पे इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम है? ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ पाकी पार्लर। हमारा खूबसूरत हफ्ता गुजरा है। मेरे साथ आज स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मेरे को होस्ट हस्साम फारूकी। हस्साम कैसे हैं आप? बस ये ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा ही तालियां मचवा दी नहीं तो तालियां तो होनी चाहिए ना यार। आज जिन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बातचीत करने के लिए जा रहे हैं वो तालियों के काबिल हैं वो टॉपिक्स यार, बड़े खतरनाक किस्म के टॉपिक्स हैं। वो तो सर आप ये बताएं कि लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा लीक होने के लिए, यहाँ पे कुछ वीडियोस लीक हो रही हैं, कोई साइफर लीक कर रहा है, ये यहाँ तो पानी नहीं है लीक होने के लिए। यहाँ फ्लोरिडा में आपने इतना लीक करवाया है कि लोगों के 150 पर माइल पर आवर से पानी आ गया है। वो क्या रहा है यार? वो हसाम अभी जो सिलसिला है ना, अभी सिलसिला आपके सामने है कि हमारे पास जो आज टॉपिक्स जो हम बात करने जा रहे हैं, पहले मैं बात कर लेता हूँ उनके ऊपर। एक तो अभी जो ऑडियो लीक्स हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। साथ में डार साहब माशाल्लाह वापस आए हैं, इसाक डार साहब, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के जनाब, वो इकोनॉमिकल हिटमैन,
वो हमारे वापस आ चुके हुए हैं, उनको उनके बारे में थोड़ी सी वही तो चीज़ें कह रहा assess हूँ, कर कुछ लेंगे। नसीबी आ गई है। तो फिर उसके बाद एक अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर भी ट्रांसजेंडर एक्ट जो है उसके ऊपर काम हुआ है, तो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो। एंड आफ्टर दैट अभी हमारे पास फ्लोरिडा के अंदर यहाँ पे बड़ा ख़तरनाक किस्म का हरिकेन 4 लेवल का जो है वो हमें यहाँ पे हिट किया उसने, राइट। तो उसके बारे में बात कर लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो आपसे शुरू करते हैं। हाउ वाज योर वीक? सो फार सो गुड सर, बस लीक से देख रहे थे हम लोग तो। अच्छा, किस किस्म के लीक्स देख रहे थे सर ऑडियो लीक्स के लीक्स अलावा? पे ऑडियो लीक्स तो हम ये भी देख रहे थे, फिर साइफर एक अचानक एक दिन बाद आया कि भाई साइफर भी कोई लीक हो गया है। तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर हाउस को किसी मुल्क का सिक्योर नहीं है, तो उस कौम की मईशत और मुस्तकबिल सिक्योर है? अच्छा, हम ये आपका बहुत वैलिड और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ना हम उसका पस मंज़र जो है वो थोड़ा सा हम डीब्रीफ करवा लेते हैं। सही। और सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू गेट इनटू कि ये इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है, सही है। जिसके बारे में एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ट्विटर के ऊपर इंडिशल के नाम से एक अकाउंट जो है वो रन हो रहा है, और इट्स एन anonymous अकाउंट, नोबडी नोज के हु इज़ ऑपरेटिंग इट। मोस्ट probably what they're talking about is कि it's some kind of a hacker, mostly from outside of Pakistan. उसने ये सारा का सारा सिलसिला किया है, एंड ही इज़ अबाउट टू रिवील एवरीबडी आउट एक्चुअली। तो उसके अंदर आपकी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है वो उसके बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन है अप्रॉक्सीमेटली 120 आवर्स की रिकॉर्ड That's what I heard, इन्फॉर्मेशन है। आपकी मिलिट्री की जितने भी आपके जो टॉप नॉच जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग, उसमें आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ, आपके डीजी आईएसआई, इनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उसके पास। प्लस फिर आपके पास जो इस वक्त आपकी जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टीज, तो उनके बारे में काफ़ी उसके पास जो है लीक्ड इन्फॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग इमरान खान ऑल्सो। तो आई पर्सनली बिलीव के दिस इज समथिंग दैट इज लाइक लिटरली इफ ही कम्स टू एन अग्रीमेंट वेयर ही लाइक लिटरली exposes everybody out, this is going to be a problem for the whole Pakistan and the current scenario that we have as of now. तो ये सारा सिलसिला है। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और इस स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं ये बेसिकली ट्विटर का अकाउंट है इंडिशल का, और इसने इस पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन बट एज ए पैट्रियोटिक पाकिस्तानी वांट टू इन्फॉर्म द पीपल ऑफ माय पाकिस्तान अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन होमलैंड। तो जिस तरीके से इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हेन ही सेज कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन होमलैंड, आई बिलीव कि ही इज़ नॉट करंटली रिजाइडिंग इन पाकिस्तान एज ऑफ नाउ। तो करंटली उसके अंदर जो रिसेंटली उसने, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो ये सारा सिलसिला है इसके अंदर इसने अनाउंस किया था कि मैं सितंबर 30 को जितनी भी लीक्स हैं वो सारी की सारी मैं पब्लिक कर दूंगा। ऑडियो जितनी भी इसके पास है 120 आवर्स की, वो सारी लीक कर दूंगा। तो अभी तक एज सच हम लोग यहाँ पे ह्यूस्टन के अंदर बैठ के इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम को। अभी तक हमारे पास ह्यूस्टन इज अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स बिहाइंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में तो इस किस्म की अभी तक किसी किस्म की कोई हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ पे लीक्स पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं। हमारे पास अभी तक स्टिल यहाँ पे नहीं पहुँची हैं। तो द वे एवरीथिंग हैज़ बीन पोर्ट्रेड, आई पर्सनली बिलीव के थिंग्स दे नॉट गोना बी द वे दे आर पोर्ट्रेइंग राइट नाउ। एंड आई पर्सनली बिलीव के it was more of a hoax, but still everybody's talking about it, and we need to give our opinion on it. So I personally believe it's our moral responsibility to talk and see like literally what is happening. So let's just dive into his Twitter account once again. तो इस ट्विटर अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे जो लास्ट इसकी जो हमारे पास ये जो इसकी ट्वीट आई हुई है वो सितंबर 29 की है, एंड ही सेज के ऑडियोज़ विल बी रिलीज्ड दिस फ्राइडे, मार्क योर कैलेंडर, ऑल ऑडियोज़ विल बी रिलीज दिस फ्राइडे। सो नथिंग एज ऑफ येट, किसी भी किस्म की कोई अपडेट नहीं है। उससे पहले इसने बात की, मेरे लिए सबसे पहले मेरे मुल्क की सलामती है, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग, Justice Qazi Faiz Isa is nothing. Just wanted to point out videos never get buried. Come on, man. दानिश भाई, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको करूँ कि कुछ ये भी सुनने में आ रहा था कि पता नहीं कितने की कोई डील हो रही है, कुछ ऑफ़र आई हैं, कुछ इसके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इससे कुछ बात हो रही है, और लोगों ने कहा कि लोगों ने तो नहीं कहा, खरी एक तो ऑफकोर्स मीडिया पे भी है ऑफकोर्स। तो यार वो बेसिकली इनिशियली इसके अकाउंट के ऊपर बट आई वाज रेफरिंग टू वाज के जिसके अंदर इसने ओरिजिनली 5 अरब रुपए की बात हो रही थी। सही है, ठीक है। फिर फर्दर बाद में डाउन द लाइन उसने इस चीज़ का इनकार कर दिया कि नहीं, आई डोंट नीड एनी मनी। फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई कि
not from the government's office or the किसी भी किस्म की गवर्नमेंट की बॉडी से उसके साथ रब्ता नहीं किया गया, लेकिन उसको 20 अरब रुपए की जो है ना उसको ऑफ़र मिली है। तो फिर उसके बाद उसने कहा मुझे नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे दिल में पाकिस्तान का बहुत दर्द है और हमदर्द हूँ मैं। नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि आई थिंक इन्होंने उससे कुछ जब बात कम्युनिकेशन हुई है तो ये कह रहे हैं कि उसकी अंग्रेज़ी कुछ सही नहीं थी, तो लग यही रहा है कि ये कोई हमारे मुल्क के अंदर कहीं कोई ग्रुप है या ये कोई हैकर है, कोई समथिंग लाइक दैट। नहीं, it is imminent actually because all of the information that has been coming out is definitely हुआ इस तरीके से है कि जो सॉफ्टवेयर इन्होंने इस्तेमाल कर रहे थे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो जहाँ से मंगवाया गया था उसके बारे में भी इसने ट्वीट किया। पेगासस के नाम से सॉफ्टवेयर है वो। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो इसराइली सॉफ्टवेयर है और वो बेसिकली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज़ कर रही थी टैप डाउन करने के लिए उन तमाम लोगों को जो कि इस वक्त इक़्तिदार में। तो वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से उस अकाउंट को, उस सर्वर को हैक कर लिया गया और वहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। सही। तो वो बेसिकली जो है अब उसके अंदर ये किसी पाकिस्तानी का काम है, ये किसी पाकिस्तान से बाहर बैठ के करने वाले का काम है। मोस्ट प्रॉब्ली आपने जहाँ से जो आपका डेटाबेस जिसके ऊपर ये सारा का सारा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो पॉसिबिलिटी हमें नज़र आती है वो पॉसिबिलिटी ये है कि देयर इज़ अ चांस कि बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश ने असिस्ट किया था इस सॉफ्टवेयर को प्रोक्योर करने में, तो या तो बांग्लादेश से ये सारी की सारी सिलसिला हुआ या फिर इसराइल से हुआ। एंड दैट्स टोटली एनालिसिस, वी डोंट हैव एनी फैक्ट्स ऑन इट। तो लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि जिस सोर्स से ये आपने आउटसोर्स की है प्रोडक्ट, वहीं पे कहीं पे आपके पास कोई लूप होल था जिसको। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुल्क की साख्त को थोड़ा डैमेज किया जा रहा है, कोई बैरूनी साजिश कह लें? देखो यार, देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी ये सिलसिला हुआ था इस तरीके से ना, और हम लोग वी हैव बीन लाइक लिटरली विटनेसिंग दिस होल सिनेरियो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब भी इस किस्म की सिलसिले होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, हम लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनकी सीक्रेसी जो है वो लीक आउट होने के चांसेस होते ही होते हैं, अनलेस और अनटिल कॉन्फिडेंशियल ना हो। तो ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कॉन्फिडेंशियल ऑडियोज़ नहीं है, ठीक है। इससे आपकी स्टेट की सॉवरेनिटी को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स हैं आपकी स्टेट के अंदर, वो आपके साथ यानी कि एक लोकल कॉमनर के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ कितने सिंसियर है, ठीक है। इसके अंदर आपकी मिलिट्री है, इसके अंदर आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, इसके अंदर बाकी जितने भी मैंने आपको सो कॉल्ड जितने भी नाम लिए हैं वो सारे के सारे, मैं कहना चाहूँगा क्लिप्टोक्रेट्स, ठीक है। क्लिप्टोक्रेट्स, हाँ, क्लिप्टोक्रेट्स स्पेसिफिकली आई वुड लाइक कि आप उसको डिक्शनरी के अंदर लुकअप करें। क्लिप्टोक्रेट्स वो स्पेसिफिकली वो लोग हैं जो कि स्टेट के अंदर एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, लेकिन वो स्टेक के ऊपर फीड करते हैं। सही। तो क्लिप्टोक्रेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसका हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि उनको एक्सपोज होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह साइफर एक्सपोज हो रहा था उसी तरीके से ये भी एक्सपोज रह ही ना जाए। तो जो हालात नजर आए हैं वो अपनी डेडलाइन जो है वो क्रॉस कर चुके हुए हैं वो साहब। तो आई डोंट थिंक कि, मेरा ख्याल है कि वो कुछ भी हमें ऐसा नजर आ रहा है। ये तो ऐसा तो नहीं कि किसी पॉलिटिकल सिचुएशन से पहले कोई बैकग्राउंड बनाया जा रहा हो? देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज जिस रीजन से आपका और हमारा ताल्लुक है ना, वहाँ पे ये सिलसिला है इसी किस्म का, ठीक है। हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो रीज़न ये कि हमारी कंपेरेटिवनेस जो है वो हमें उस लेवल का हमें तैयार कर दिया हुआ है कि हम लोग वी आर रेडी टू डू एनीथिंग एक्चुअली टू अचीव गोल्स। तो और यही रीज़न है कि हमारी जो पॉलिटिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिकली डिक्रीज़ हो गए हुए कंपेरेटिवनेस की वजह से। हम लोग कम्पीट भी कर रहे हैं, हमारे पास बड़ी ख़तरनाक पॉलिसीज़ भी हैं, हमारे पास चीज़ें भी बहुत ख़तरनाक हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ज़रा इसके अकाउंट में एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं। तो ये आप देखें जनाब, इन्होंने ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कामिर जावेद बाजवा इनके बारे में कोई एक लीक की है, तो वो ऑटोमेटिकली वो हम सुनने की कोशिश करते हैं। एक मिनट दीजिएगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसको दिलाया था, वरना उस वक्त इसने फारग होना। तो ये अपने जो MNAs हैं उनको मिलता नहीं है। जो चंद एक लोग हैं हमारी इसके जो चमचे हैं वो इसके इर्द गिर्द होते हैं और किसी और को करीब आने ही नहीं देते, ये उन्हीं की सुनता है ज़्यादा।
इस तरह पंजाब गवर्नमेंट में इसने जो वजदार को रखा हुआ था उसकी बहुत ज्यादा शिकायतें थी। मैंने भी इसको बताया कि ये तुम जो है ना अपने 22 साल की मेहनत जो है इस पे जाया ना करो, सारा कुछ जाया हो जाएगा, इसको चेंज कर दो। उस पे एग्री भी हो गया। उसने कहा, मेरे साथ कहा चलो अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। मैंने अलीम खान को बता दिया कि तुम आ जाओ, कल हम तुम्हारी बात करते हैं। दूसरे दिन जब हम अलीम खान पिंडी पहुंच गया तो जब हमने बात की उस तो वो चौधरी फारूक कहता नहीं जी नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं है, ये बाद में देखेंगे, ये अभी आपने ये जो ऑडियो सुनी है इसके अंदर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल बाजवा, वो बेसिकली अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो बेसिकली इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे और टू सम एक्सटेंट इट मेक्स अ प्रीटी डैम सॉलिड पॉइंट। द रीज़न बिहाइंड व्हाई आई एम सेइंग इज़ कि आपने जिस वक्त गवर्नमेंट के अंदर आपने एक स्टेक का हिस्सा बनना है या आप बेसिकली एक सीट पे हैं जिसमें आप अपनी 240 मिलियन लोगों को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, आपके जो वेल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत अरसे से काम कर रही हैं और उनके अंदर किसी भी किस्म की इंस्टेबिलिटी आपको नज़र नहीं आती है, तो आपने उन तमाम को साथ लेके चलना होता है। ठीक है, अगर आप उनको साथ नहीं लेके चलेंगे तो अल्टीमेटली उसका रिस्पांस क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा? वही मिला जो पाकिस्तान में सिंस द डे फर्स्ट, जब भी आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, कोई भी अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सका, आज तक नहीं कर सका। द रीज़न बिहाइंड इज कि हमारे जितने भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं वो स्टेट के खिलाफ तो नहीं जा रहे होते, लेकिन उन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो डिपार्टमेंट्स पूरी स्टेट को रन कर रहे हैं। आपका इशारा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। 110% आपको बेसिकली यू ऑलवेज नीड टू गो विद द फ्लो। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ जिक्र कर रहा था कि मोनार्क्स के अंदर फॉर द लास्ट 1000 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली जितने भी हमारे पास अर्लियर मोनार्क्स थे जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर रहे हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो कि अपनी हिस्ट्री जो है वो बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें। जबकि ये जो लास्ट हमारे पास 7 डेकेड्स का जो टेन्योर गुजरा है क्वीन एलिजाबेथ II का, उसने वो वाहिद खातून थी जिसने अपने जितने भी स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स थे, आपका प्राइम मिनिस्टर था, आपको बेसिकली प्राइम मिनिस्टर से काउंसलिंग करवाती थी। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस लिया करती थी। राइट। इवन उसने अपनी सगी बहन की शादी नहीं होने दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन के रॉयल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जिस बंदे से शादी करना चाहती थी, प्रिंसेस मार्गरेट, ही वॉज ऑलरेडी अ डिवोर्सी, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्राउन के लिए चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी। तो अगर मोनार्क्स इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपके जो यहाँ पे इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम है? आपको भी करना चाहिए फिर, रिगार्डलेस ऑफ द मैटर के आपकी आपस के अपने पर्सनल डिफरेंसेस कितने हैं कितने नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब बहुत सच्चे और सादिक और अमीन है, कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर्स लिए हुए इस चीज़ के ऊपर, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारी भी उनके साथ बहुत ज़्यादा, जितनी बाकी तमाम जमातों के साथ हमारी हमदर्दी है, उनके साथ भी हमारी हमदर्दी है। तो ज़्यादती पहले हमने रेटरिक सुना मुझे क्यों निकाला, पहले किसी और पॉलिटिकल पार्टी का था, अब इनकी तरफ से भी वही हो गया कि मुझे क्यों निकाला गया। तो भैया आप लोगों को इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जो आपको लेकर आ रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करें आप। सीधी सी बात है यार, आप इसको आप ये हकीकत है, रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, आपसे मैं गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। जो आपको लेकर आ रहे हैं आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ यही होगा, अगेन एंड अगेन यही होगा। तो ऐसा तो नहीं कि जो हम कह रहे हैं, जो एक इनकी पार्टी का एक वो था कि हम चेंज कर रहे हैं, हम तब्दीली ला रहे हैं, तो वो इस तब्दीली लाने के लिए क्या इस तरह तब्दीली आ सकती है? यार तब्दीली कोई भी नहीं है यार। हम पाकिस्तान को बने हुए आज इतना अरसा हो गया, आपकी उम्र भी अच्छी भली हो गई, मेरी भी अच्छी भली हो गई है, हमारे पेरेंट्स भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे, हम लोग भी तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद हैं। वो तो 65 इतनी तब्दीलियां हम लोगों ने मिली हैं कि आप और मैं तो अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं। अब तो ख्वाहिश, अब तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तब्दीली आ जाए किसी किस्म की। भुट्टो ने हमें यही कहा, ठीक है, हाँ, भुट्टो ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी। भुट्टो तो बहुत लंबी, वो कहता था मैं शराब पीता हूँ, खून नहीं पीता, यकीन करो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद बेनज़ीर साहिबा आई हैं, बेनज़ीर साहिबा ने भी आपके सामने वही किया है। नवाज शरीफ साहब ने भी, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है ना मुल्क कौम को तब्दील करने की कोशिश की है, बेहतरी लाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भाई आपके सामने जो भी आया है उसने कोई ना कोई तब्दीली की बात ज़रूर की है, ठीक है। तो वो जो चूरन आपको बार बार देते रहे ना, तो दैट वाज द प्रॉब्लम एक्चुअली। दैट वाज, यू नो, वी हैव दैट सीड, वी हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट द थिंग इज वी डू नॉट वांट टू रियलाइज इट। सही, हमें बार बार रियलिटी चेक हमारे सामने, हिस्टोरिकली हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, फैक्ट्स हमारे सामने, बट द थिंग इज वी डोंट वांट टू लिव इन द रियलिटी। सही, ये लोग हमारे सामने बार बार आते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनकी बात। अच्छा, यहाँ पर जैसे अगर आप पिछले आप अपना टेन्योर देखें, आप उससे पहले देखें, तो हमेशा ज़्यादातर लाने वालों से कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब हुकूमत जाती है।
ठीक है ना? ऐसा ही हमें देखने को मिला है कि जब या तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है या सर्कमस्टांसेस बहुत पैदा हो जाते हैं, या जब आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है उनसे लाने वालों जब से, तक तब problem आप होता है। नहीं आते हैं तब तक आप कहते हैं अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी। सही है। ठीक है, जब तक आप नहीं आते हैं आप हर किस्म की बात मानने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन द मोमेंट यू गेट द सुप्रीम पावर और द अथॉरिटी टू रन द स्टेट, आपको ऑटोमेटिकली वहां पे आप अपने आप को समझते हैं कि यू आर द सुप्रीम पावर, एंड यू नो दैट इज वेयर द कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस एक्चुअली। आपकी जो इनिशिएशन है कॉन्फ्लिक्ट्स की वहीं से शुरू हो जाती है। तो पिछली सही। जितनी भी हुकूमतें गई हैं हमने मुसलसल कंसेक्टिवली वी हैव बीन वाचिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, हमें नजर आ रही है ये चीज़, यार आप ये चैलेंजेबल है ही नहीं। तो फाइनली अब जो भी कोई गवर्नमेंट आती है वो कोई भी आए, वो नून लीग आए, हालांकि बहुत पॉपुलर पार्टी है इस वक्त, ठीक है, और इस वक्त रूल भी कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी आती है, नून लीग आती है, पीटीआई आती है, भाई फॉर गॉड सेक आपको अपने मुल्क के निज़ाम जो चला रहे हैं डिपार्टमेंट्स, उनका डेकोरम का भी ख्याल करना है, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है, और सिस्टम में रह के काम करना है। सिस्टम में रह के काम करें। एक टेन्योर कंप्लीट कर लो यार, कोई तो आए जो कि अपना टेन्योर कंप्लीट कर जाए। कोई तो मर्दे हो रहा है। हाँ, कोई तो मर्द हो रहा है जो कि अपना टेन्योर एटलीस्ट कंप्लीट करे और फिर दूसरे टेन्योर के अंदर भी आए, तभी आपके मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी। सही। ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि आपके और हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से आप और मैं ग्रो नहीं कर पा रहे हैं बहुत अरसे से। ठीक है, तो ये अगर आप और मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम लोग नहीं सोचेंगे, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट, वो हमें ना 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर से हमारा निज़ाम जो है वो तब्दील होने नहीं दे रही हैं। हमने वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि हमारे 29 के करीब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, 29 ऊपर नीचे हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर्स, बट लाइक ओवरऑल जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं अपना टेन्योर किसी ने कंप्लीट नहीं किया। सही। तो अगर आप अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी पॉलिसीज इनैक्ट नहीं होंगी। अगर आपकी पॉलिसीज इनैक्ट नहीं होंगी तो लोगों को आप जो फकी या जो प्रोमिसेस कर आए हैं वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर सकेंगे। सही। अगर वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि इन द लॉन्ग रन आप और आपका मुल्क बेसिकली आपकी हरकतों की वजह से ग्रोथ नहीं देख सकेगा। कहीं ये तो नहीं कि अगर 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ज़्यादा एफिशिएंट होगी। यार तो हो होता भी सकता है ऐसा ये ही भी है। एक चूरन हो कि भाई 5 साल नहीं। पूरे मत करो, नहीं। और एक्सक्यूजेस दे दो कि भाई हमें तो हटा दिया गया है। आप किसी हद तक ठीक है। मैं ये बात करता हूँ कि बेसिकली आपके अंदर वो टेंडेंसी ही नहीं है जिसको सामने रखते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सके कि आप 5 साल पूरे कर सकते हैं। आप स्टेबल ही नहीं है, आप इतने स्ट्रांग ही नहीं है। आपके जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं वो इंटरनल इन्फ्लुएंसेस से कॉन्फ्लिक्ट खा जाते हैं। ठीक है, प्लस आपकी अपनी पर्सनालिटी और आपकी अपनी आइडियोलॉजी जो है वो इतनी स्टेबल और स्ट्रांग हो जाती है, आप समझते हैं कि आप इतने सेल्फ सेंट्रिक हैं, इतने एम्पावर्ड हैं कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं दैट इज़ दी ओनली फाइनल वर्डिक्ट, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये आपका सबसे बड़ा रीज़न है, ये प्रॉब्लम है। और ये मेरा ख्याल है कि जेनेटिकली हम लोगों ने अपनी कौम के अंदर ये चीज़ देख ली हुई है कि हमारे अंदर ये चीज़ एम्बेडेड है। हम लोग इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे ही हैं, जहाँ पे हमें थोड़ी सी पावर मिलती है हम उसको अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वो एक बहुत ही कॉमन लेवल के ऊपर आप किसी भी एक मजदूर की बात कर लें, ठीक है, आप किसी जॉब के अंदर एक मैनेजर को देख लें, ठीक है, आप अपनी पॉलिटिकल लीड को देख लें, कॉर्पोरेट लीड को देख लें, अशराफिया को देख लें, उनके अंदर देख लें, ब्यूरोक्रेसी के अंदर देख लें, हर जगह के ऊपर आपको अब्यूज़ ऑफ पावर नज़र आएगा। तो डेफिनेट सी बात है आपके और हमारे अंदर में से निकल के ये पार्लिमानी हुकूमतें बनती हैं, वही स्टेक होल्डर्स आते हैं, वही लोग आके हुक्मरानी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो चीज़ है, डीएनए के अंदर ये प्रॉब्लम है। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको डीएनए के अंदर तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी थोड़ी सी काउंसलिंग चेंज करवा सकते हैं। काउंसलिंग के अंदर इस चीज़ को इंडोर्स करवा सकते हैं कि जहाँ पे मैं कोई गलत डिसीजन लेने लगूँ मुझे रोक देना भाई। सही। ठीक है, पाकिस्तान जो अभी तक स्टेबल नहीं हो सका उसके पीछे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में बात कर चुके हुए। सही। ठीक है, इंस्टेबिलिटी है बहुत अरसे से, मैं समझता हूँ 1970s के बाद से हम लोग इंस्टेबल ही हैं कंसेक्टिवली। दूसरा जो है वो हमारी बेसिकली जो हमारी पॉलिसीज़ है ना टूवर्ड्स आवर बिजनेसेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, वी हैव एक्सट्रैक्टिव नेचर है हमारे बिजनेस की। एक्सट्रैक्टिव नेचर का मतलब ये कि हिट एंड रन वाली सिचुएशन है हम लोगों की। हम लोग आते हैं, हम लोग कहते हैं कि बस हमें ठीक है, हमें जो अपनी पॉलिसी बनानी है ना, हमें ये नहीं समझ में आती। बाय डेफिनेशन एक्सट्रैक्टिव नेचर होने का मतलब ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं ज़्यादा तौर पे ये समझता हूँ कि एक्सट्रैक्टिव नेचर होने का मतलब ये है कि आप कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप परसों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप आज के बारे में सोच रहे हैं। आज आपको जहाँ से जो कुछ मिल रहा है आप उसको समेटें, अपने आप को सीधा करें, खाते पूरे करें और निकल जाएं।
तो दिस इज द रीजन कि आपको यहाँ पे क्लिप्टोक्रेट्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं, आपको घरों के अंदर भी नजर आएंगे, आप तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को तो छोड़ दें भाई, लॉन्ग टर्म में जो आपके नुकसान आते हैं वो नहीं कंसीडर ही नहीं सोच ही करते नहीं हैं। सोच नहीं, क्योंकि आपकी रिसर्च नहीं है उसके ऊपर, और सोचना भी नहीं सही चाहते, है। करना भी नहीं चाहते। जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न था जो कि आज भी हमें प्रॉब्लम आता है, मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा इसको प्लीज़ काइंडली नेगेटिव अंदाज में मत लेके जाइएगा, क्योंकि ग्लोबली जिस वक्त लोग हमें देख रहे होते हैं तो उसका अंदाज ज़रा डिफरेंट होता है। तो वो जो तीसरा जो पॉइंट था ना वो था कि यूज़ ऑफ इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी टू अचीव जियो पोलिटिकल पॉइंट्स। वेरी गुड। हाँ, ये जो तीसरा मैंने आपके साथ ये जो पॉइंट शेयर किया है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम लोगों ने ना 1970s के बाद जो अपनी पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी डेवलप की और उसके अंदर जो हमारा जो चेहरा दुनिया के सामने नजर आया, लोगों ने कहा शायद की बात है ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, और फिर हमने एक्सट्रीमिज्म को जो है वो करके भी दिखाया। हमने जनाब रशिया की वॉर जिस वक्त हुई थी 80s के अंदर, यूएस हमारा एलाय था, तो हमने बन के दिखाया कि यार देखो हम तुम्हें मुजाहिदीन देते हैं, ठीक है, हम तुम्हारे साथ ये सारा सिलसिला चलाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपने एक्सपोर्ट किया, अपना मैन पावर एक्सपोर्ट की मुजाहिदीन के नाम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इस वक्त जो इंप्रेशन बिल्डअप हो गया हुआ है और जो पॉलिसीज बिल्डअप हुई हुई हैं, और आप बेसिकली स्टेट, रिलीजन स्टेट के साथ बिल्कुल होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका बेसिकली स्टेट की डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन जिस वक्त उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपके स्टेट अफेयर्स जो हैं वो उसके साथ जो है वो प्रॉब्लम के अंदर आने शुरू हो जाएं, तो डेफिनेट सी बात है, दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड के लाइक लिटरली यू नो वी नीड टू पुट बोथ ऑफ दीज थिंग्स अपार्ट। सही। तो थोड़ा सा ना ये मैं समझता हूँ कि ये जो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म थी ना, ये इसकी वजह से हम लोगों को कैटेगराइज, स्टीरियोटाइप किया गया बेसिकली, ठीक है, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ उन्होंने मिला के ना हमें कहा ये स्टीरियोटाइप कर दो इनको, ये फ़ौरन से पहले ना ये एक ही जैसे हैं सारे के सारे। इसका बेनिफिट आप देखें इंडिया ले गया हमसे। ऑन द कॉन्ट्ररी बांग्लादेश ने आपके साथ क्या किया, बांग्लादेश ने अपने आप को टोटली आपसे अलग रखा, आपकी पॉलिसी से अलग रखा, इस किस्म के किसी काम में नहीं पड़ा। उनकी फ़ौज भी छोटी सी है, ठीक है, हाँ, सही। उनकी इकॉनमी भी ग्रो कर रही है, उनकी सारी की सारी चीज़ें ग्रो कर रही हैं। तो इन द लॉन्ग रन आपको चीज़ नज़र आती है कि ये जो हमारी 3 पॉलिसीज़ थी ना, एक तो हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जो कि आज तक पूरी नहीं हो सकी, भाई बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट्स पूरी कर रही हैं अपना टेन्योर, इंडिया के अंदर पूरा कर रही हैं गवर्नमेंट्स अपनी टेन्योर, पाकिस्तान ऐसे वाहिद मुल्क है जहाँ पे पूरा नहीं हो रहा, सही। ठीक है। एक आपकी एक्सट्रैक्टिव नेचर, ठीक है, अपनी पॉलिसीज की तरफ, वो आपको प्रॉब्लम कर रही है, और दूसरा जो आपका फंडामेंटलिस्ट अप्रोच थी ना टूवर्ड्स टू अचीव द जियो पोलिटिकल यू नो गोल्स, वो आपको प्रॉब्लम कर रही है। तो जब तक इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं होगा ये ऑटोमेटिकली ये चलने देंगे ही नहीं, ठीक है। इसका इफेक्ट डायरेक्टली आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ता है, और फाइनेंस जब तक आपका स्टेबल नहीं होगा आपकी इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी। सही। तो आपकी अवाम के पास फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, आपके लोगों के पास ईज ऑफ बिजनेसेस नहीं है, आपके लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, सही। वो हालात इस किस्म के नहीं है। तो वो डेफिनेट सी बात है, वो आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं आपकी अवाम के ऊपर। तो स्टेटस को जो है बेसिकली रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और रिफॉर्म्स जो हैं वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि आपने पॉलिसीज़ लेकर आना है, लोगों को शफल कर देना है, चेहरे तब्दील कर देने। पॉलिसीज़ का मतलब ये, रिफॉर्म्स का मतलब ये कि बेसिकली आपको अपने आप को सबसे पहले तब्दील करना। सही। लेकिन देर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली. I was listening to some guy, actually I don't remember the name, and he raised this question, and he said कि why would all these status quo people जो आपके टॉप ऑफ द फूड चेन बैठे हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ये इसमें नवाज हो गए, नवाज लीग वाले हो गए, पीपल्स पार्टी वाले हो गए, इसमें पीटीआई वाले हो गए, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये बेसिकली बेनिफिशरीज हैं सारे सिस्टम के. सही. ठीक है, और बेनिफिशरीज डेफिनेट सी बात है, ये डायरेक्टली परसीव कर रहे हैं हर चीज़ को, डायरेक्टली ले रहे हैं इस वक्त. सही है. तो ऑटोमेटिकली व्हाई वुड द बेनिफिशरीज ऑफ द स्टेटस को एवर रिफॉर्म द स्टेटस को व्हेन दे आर द लूजर्स ऑफ द आउटकम? अगर ये लोग रिफॉर्म्स ले आएंगे, अपनी सोच तब्दील करने के बारे में बात करेंगे, लोगों के लिए चीज़ें आसान करने के बारे में बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली नुकसान तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को होगा. सही बात. तो ये लोग क्यों करेंगे रिफॉर्म्स? तो ये इनके लिए तो बेहतरी है कि फ्यूडलिस्टिक अप्रोच रहे, ठीक है, अब्यूज़ ऑफ पावर रहे, जितनी ज़्यादा रहेगी, पुलिस स्टेट बना के रखेंगे, मिलिट्री स्टेट बना के रखेंगे जगह को, लोगों को बेसिकली पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, आपकी ग्रीन पासपोर्ट को दुनिया रिकग्नाइज ही नहीं करती है. सही. ठीक है, तो आप ये समझ लें कि आपकी यूथ अगर 60% है, 240 मिलियन का अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन आप कह लें कि 200 तो नहीं, 150 मिलियन के करीब आप कह लें कि 150 मिलियन आपकी यूथ है और मुल्क से बाहर निकलना चाह रही है उस वक्त जिस वक्त मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बहुत है, इकोनॉमिक जो है ना स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हुआ है, हर चीज़ आपकी जो है ना इस वक्त डाउन द ड्रेन जा रही है. वो निकल भी नहीं सकते हैं मुल्क से बाहर, क्योंकि ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डिप्रीव्ड है. अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए. अक्सर लोग कहते हैं कि
कब महंगाई नहीं थी? सही कहते हैं वो, बिल्कुल सही कहते हैं। तो इसका मतलब ये मतलब है कि हम पिछले 30-35 सालों से, और या आप कह रहे हैं कि पिछले 50 सालों से हम सिर्फ नीचे ही जाते जा रहे हैं? नहीं, हम नीचे नहीं जाते जा रहे यार। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें दुनिया के अंदर ना, हम वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। यू नॉट पार्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है। आप कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। आपको पता है कि आपकी बेसिक्स क्या हैं, आपके नॉर्म्स क्या हैं। आप बेसिकली, आपको भुट्टो साहब ने कहा था कि आप सोशलिस्ट इस्लामिस्ट हैं। आप ना तो सोशलिस्ट हैं, ना आप इस्लामिस्ट हैं, ना आप कैपिटलिस्ट हैं। आप एक मिक्स इकॉनमी है एक्चुअली। तो मिक्स्ड इकॉनमीज जितनी भी होती हैं वो बेसिकली दे नीड टू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकॉनमी। तो ग्लोबल इकॉनमी का मतलब ये है कि आपको ट्रेड भी करनी है उनके साथ, आपको अपने एक्सपोर्ट भी करनी है, आपने इंपोर्ट्स भी करनी है, और आपने उनके साथ काम करना है। तो जिस वक्त ग्लोबल इकॉनमी के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से चीज़ें महंगी होंगी तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आपके लोकल यहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी पड़ेगा। सही। चीज़ें महंगी होंगी, चीज़ें सस्ती भी होंगी। जब मोस्टली हम लोग ऑयल के ऊपर जो है सारा का सारा सिलसिला चल रहा होता है, या फिर जो एक मोनोपोलाइज्ड डिनोमिनेशन है जो कि पूरी दुनिया को पता है डॉलर है, तो ऑटोमेटिकली डॉलर की प्राइसेस के साथ साथ हम लोग भी चल रहे होते हैं। तो महंगाई का असर इन दो बड़ी चीज़ों दो कमोडिटीज़ के ऊपर है। तो ये चीज़ें डेफिनेट सी बात है, पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें महंगी हो रही हैं। हम लोग सर जहाँ डॉलर की प्राइस की आपने बात की तो इसहाक डार साहब वापस आए हैं और सर चार्टर्ड प्लेन से जब जैसे नीचे आए हैं तो आते के साथ ही आपने देखा कि डॉलर भी आ गया जी 10 रुपये नीचे 24 घंटों में। पेट्रोल प्राइसेस में भी $12 कह रहा हूँ, 12 रुपये नीचे आ गई है। इसके बारे में क्या ख्याल है? यार इसहाक डार साहब आ गए वापस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान जनाब। ठीक है, अब वो करेंगे क्या? उन्होंने आते साथ पेट्रोल के अंदर जो है वो रिडक्शन दी है तकरीबन मेरे 12 रुपये की। मैं ज़्यादा तौर पे समझता हूँ कि मुफ्ता इस्माइल की जो पॉलिसी थी ना, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो कहीं ज़्यादा स्टेबल थी। हमें सब्सिडीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। हमें सब्सिडी दे के हमें सब्ज़बाग दिखाए जा रहे थे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा पॉलिटिसाइज किया गया था उस सारी की सारी स्टेटमेंट को। वो जो रिफॉर्म था वो रिफॉर्म नहीं था, वो बेसिकली वो पॉलिटिकल सारी की सारी जो है ना वो एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था। मुफ्ता इस्माइल ने हार्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम किया और उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो थोड़ी सी सख्त ज़रूर थी, लेकिन ये है कि वो आपके लिए इन द लॉन्ग रन जो थी वो थोड़ी सी बेहतर थी। लेकिन अभी आते साथ वो बेसिकली आपने दोबारा से उसको सेटअप को सब्सिडाइज़ किया है, तो वो मैं नहीं समझता कि इट्स कैन बी समथिंग गुड एक्चुअली इन द लॉन्ग रन। तो बाकी वो वापस तो आ गए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो हाउ ही गोना कंट्रोल द इन्फ्लेशन? ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय ट्रेड, बाय प्रोफेशन, और ही इज़ बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उनको बुक्स को मैनेज करना बहुत अरसे से आता है, ठीक है। डॉलर को नीचे लेकर आना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बैलेंस शीट ऊपर तो कह रहे हो कि मुंची अच्छा है? नहीं, मैं प्लीज़ मैं बोलता हूँ जाहिर सी बात है वो काबिलियत है भाई। एक अरसे से उन्होंने काम किया इंटरनेशनल, उनके प्रोफाइल के ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर इंटरनेशनल स्टैंपिंग हुई है। बहुत मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए काम किया, मिडल ईस्ट के अंदर काम किया हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस करंट इकोनॉमिक कंडीशन और सिनेरियो के अंदर ना जो उनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन किसी भी लिहाज से सब्सिडाइज करते हुए इन कमोडिटीज़ को नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी ये पोजीशन नज़र आती है तो इसका मतलब ये है कि वो वीक पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं इन द लॉन्ग रन। जिस तरीके से हमने शुरू दिन से देखा है कि हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट हम आज तक उसको मैनेज नहीं कर सकें, CADs हम मैनेज नहीं कर सकें, ठीक है। हमारी जो बैलेंस पेमेंट्स हैं हम उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। 1990s से हम लोग जो है ना तकरीबन मेरा ख्याल है तकरीबन 95 के अंदर 6 या 7 बिलियन US थी, नहीं सॉरी इससे भी कम थी, ठीक है, 2-3 बिलियन के करीब थी। वो बढ़ते 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 आज सिचुएशन ये हुई है कि हमारा 17 बिलियन US के करीब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है इस वक्त, ठीक है। और वो क्यों था? वो इस वजह से होता रहा है कि हम लोग इस किस्म की पॉलिसी डेवलप करते रहे जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी या मईशत जो है वो स्टेबल ही ना हो सके, ठीक है। और फिर उन लोगों को हम वापस लेकर आ रहे हैं। वो उन लोगों को हम वापस इसलिए लेकर आते हैं कि वो हमें आके बताते हैं कि नंबर अच्छे शो कर देते हैं। हाँ, वो हमें बताते हैं कि उन्होंने पेट्रोल की कीमत जो है वो कम कर दी हुई है, सब्सिडाइज कर दिया हुआ है उन्होंने। जनाब जो हमारे पास जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने इंपोर्ट का बिल जो है वो बढ़ा दिया हुआ है या अपनी मर्जी के मुताबिक रेगुलेट कर दिया हुआ है। एक्सपोर्ट्स काट दी हुई हैं। हमारी आवाम को जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने $60 नीचे यार ज्यादती है, ये टोटली ज्यादती है। ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है और ये इन द लॉन्ग रन अभी आपको नजर आएगा। जब इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी तो उस वक्त इसके रिप्रिकॉशंस जो है ना आपको मिलेंगे और बड़े ख़तरनाक मिलेंगे, क्योंकि आप बेसिकली किसी आइडियोलॉजी, किसी थ्योरी या किसी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर को जो है ना आपने फॉलो किए बगैर आपने ये पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं, आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं अपनी इस पॉलिसी को।
तो इन द लॉन्ग रन इसका कीमत कौन भरेगा? आम आवाम भरेगी, कोई भी नहीं भरने वाला। तो इसलिए अच्छी बात है, ही इज़ बैक, ही इज़ प्रीटी, यू नो, अच्छी बात है। सर ये बताइए, ट्रांसजेंडर बिल के बारे में बड़ा कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं और हम मीडिया में भी नज़र आ रहा है, और हम इस चीज़ को प्रमोट भी किया जा रहा है कि बिल मंजूर हो गया है, और क्या किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? मैं ज़ाती किस नज़रिए से देखता हूँ, मेरा ख्याल है कि जो लोग मेरी ज़बान बोलते हैं मेरे कल्चर के अंदर, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ हुआ है। अच्छा। जो मेरी ज़बान नहीं बोलते या वॉनबीज़ हैं और वो समझते हैं कि हमें अकॉर्डिंग टू द न्यू इन्वायरमेंट हमें मूव करना चाहिए, हमें, या जो मगरबी तहजीब से इंस्पायर हैं। यार हमारे कल्चर के अंदर ना थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस है। बेसिकली मगरबी तहजीब के अंदर जो लेफ़्ट का जो कल्चर है वो कुछ बेसिक्स लेकर आया है, ठीक है। उसने कुछ रिफॉर्म्स दिए हैं, कुछ ऐसे सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात की है जो कि उठाई जाने वाली बातें थी। जिस लेफ़्ट की हम बात करते हैं, जिस लिबरलिज्म की हम अपने कल्चर के अंदर बात करते हैं, वो ज़रा डिफरेंट किस्म का है यार। उसकी कोई बेसिक्स नहीं है, वो ट्रेंड फॉलोअर्स हैं, ट्रेंड सेटर्स नहीं है। तो ये जो ट्रेंड फॉलोअर्स है ना, ये बेसिकली ये चीज़ें डेवलप, लेट मी जस्ट पुट इट लाइक दिस, एक्चुअली I'm not gonna beat around the bush, I'm gonna come straight to the point. The fastest way to destabilize a society is by confusing the genders. True. Let me ask you a question. It was undoubtedly 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, if a man is a man, he will be called as a man. If a woman is a woman, she will always be a woman. But up until now, recently, this has been like literally pervaded, where we confuse these two and we get 70 more genders out of all of this. I believe this is happening not because people should express their own beliefs, but because if I can personally convince you that a man is not a man and a woman is not a woman, just imagine what else can I make you believe in. No, this is the first step to destabilize a society. This is True. the very first step, actually. Agreed. ठीक है? The future generations coming up now have no stable grounds for rational understandings anymore. है ही नहीं बिल्कुल उनके पास। अगर आप उनको कंफ्यूज कर देंगे तो रैशनल, बेसिकली डिसीजन मेकिंग, आइडियोलॉजिकल बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये पैटर्न इंसू कर जाता है, प्रिवेल कर जाता है, तो पीपल विल बी कंप्लीटली वॉइड ऑफ देयर लॉजिकल थॉट्स. And to be very honest with you, this is what the ideological subversion is all about. आप बेसिकली पूरी की पूरी नेशंस को सैबोटाज करने जा रहे हैं, जो उनके बिलीव्स थे, जिसके ऊपर वो आज बनी हुई हैं नेशंस, जिनके स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हुए। आप क्या करने जा रहे हैं? आप उनको बर्बाद कर देंगे, टोटली ख़त्म कर देंगे आप उनको सफ़ा हस्ती से। आपने जो देखें, किसी से उसका नाम खींच लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल एसेंस खींच ली ना मैंने, तो you're done. You're done. You don't have any history anymore. So this is what's going to happen. You know, what we need to do is we need to, formulate our own ideas, because, without these, it will be pretty hard for us to understand what's happening in the world anymore. मैं थोड़ा सा इजी कर दूं इस बात को। अभी आपने, हम पॉडकास्ट से पहले जब बात कर रहे थे, तो आपने बड़ा ज़बरदस्त एक सेंटेंस कहा था कि कल को यार मैं क्लेम कर दूं कि मैं कोई जानवर हूं। देखो यार, अगर तो ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए बात हो रही है, जो कि बाय बर्थ जिनके अंदर डिफॉर्मिटीज़ मौजूद हैं और जो राइटफुल एयर्स हैं इस एक्ट के, तो उसके तो समझ में आती है। लेकिन अगर एक लड़का और एक लड़के आपस में शादी करना चाहते हैं और एक लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, इसमें मैं, क्योंकि बायोलॉजिकली और नेचुरली इसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग बनती नहीं है, और आप खाली वेस्ट की रेफरेंस देते हैं। हम यूएस के अंदर रहते हैं, यूएस के अंदर ये बिल पास नहीं हुआ है यार, ये लॉ पास नहीं हुआ, अभी भी देर फाइटिंग फॉर इट एक्चुअली। यस, क्या मेजर इशू ये तो नहीं है कि हम बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं, बाहर कैलिफोर्निया में पढ़ाते हैं, कहीं भी किसी ओवरसीज में पढ़ाते हैं, और वो वापस आके हमारे पॉलिसी मेकर्स वो पाकिस्तान में। यार बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं है जो कि ये बिल्स जो है वो इस तरीके से बाहर से पढ़ कर आते हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सही। ये बेसिकली ऑन ए होल जो करंट सिनेरियो है, सिचुएशन जो चल रही है, उसके अंदर आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपने सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करना है। क्यों करना है डिस्टेबलाइज? वो इस वजह से करना है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली वेल अवेयर्ड लोग तैयार कर दिए हैं,
लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी स्किल्स के ऊपर काम करने की, जॉब्स नहीं थी, पैसे नहीं थे और चीज़ें नहीं थी, तो लोगों ने पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। सही। अब अगर एक पूरा का पूरा मुआशरा पॉलिटिक्स के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखेगा तो ये तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के लिए इट्स गोना बी अ ह्यूज चैलेंज इन द लॉन्ग रन। There is. So what needs to be done? There needs to be something totally change out of this world that would like literally, create a confusion all around. And this is what they have done. This is what they've done. Look at the repercussions that they're going to be facing after 10 years, after 20 years. To be very honest with you, मैंने आपके साथ ये आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की बात की है। जिस वक्त आप लोग रैशनल बिलीफ स्ट्रक्चर से हट के सोचने की बात करेंगे, आप अपनी बेसिक्स भूल जाएंगे भाई। आप भूल जाएंगे, आप टोटली आप डिफरेंट हो जाएंगे, आप चेंज हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आप वो जो चेंज होंगे उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट, उसका बेनिफैक्टर कौन है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसका बेनिफैक्टर, तो वो उठाएगा इसका बेनिफिट। अच्छी बात है, कम से कम लोग सड़कों पर आएंगे, कम से कम लोग जो है ना वो धरने करेंगे, लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और अगर इसका सबसे बड़ा एक और आपको जो प्रॉब्लम नज़र आने वाला है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम की नज़र आने वाला है कि आप अपनी इस्लामिक बिलीव्स उनसे दूर हो जाएंगे, अपनी तहजीब ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से दूर हो जाएंगे आप अपने। सही। यानी कि जो आपकी कोर वैल्यूज़ है ना, वो यू वुड बी लाइक लिटरली आप टोटली तब्दील होने जा रहे हैं भाई, आप टोटली तब्दील होने जा रहे हैं। सही। तो ये बेसिकली आप अब थोड़ा सा अरसा आप वेट कर लें, इसके रिजल्ट्स आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर के अंदर नहीं हूँ। दूसरा ये कि आप साथ में अगर ये समझते हैं कि अगर कोई बंदा से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात करता हूँ कि अगर कोई बंदा ये समझता है कि यार वो एक जिस्म उसके पास एक मर्द का है लेकिन अंदर से वो अपने आप को खातून महसूस करता है, ठीक है, और वो कहता है कि यार मेरा प्रोनाउन जो है वो शी और हर हो गया हुआ है, ठीक है, और मैं आज के बाद जो है मुझे सोसाइटी इसी नाम से पुकारे और इसी तरीके से कलाम करे मेरे साथ, और मैं किसी औरत के साथ शादी नहीं करूँगा सिंस आई बिलीव कि आई एम अ वुमन, तो आई नीड टू बी वेड मैन। तो उस वक्त सिचुएशन ये है कि मेरे जहन में जो सबसे पहले एक चीज़ आती है वो ये आती है कि अगर कोई बंदा है उसके जहन के अंदर आ गया कि वो इंसान नहीं है, वो कुत्ता है या वो बिल्ली है या वो चिकन है, ठीक है, और वो मेरे सामने आके मुझे बैठ के बताया देखो बायोलॉजिकली मैं जो भी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पैदाइशी तौर पे मैं जो भी था वो एक डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन अब मैं एक चिकन हूँ, अब मैं एक बिल्ली हूँ, यानी मैं अब कुत्ता हूँ, तो मुझे प्लीज कुत्ते वाली रिस्पेक्ट दी जाए। तो ये तो यार ये मैंने मैसेज दे दिया हुआ। अगर आप नहीं हैं ऐसे, अगर आप बाय बर्थ आपके अंदर डिफॉर्मिटीज थी तो आपका राइट है सही है वो कि आपको स्टेट जो है वो सपोर्ट भी करे, आपके साथ हर उस लिहाज से चले जो कि आप डिज़र्व करते हैं, डिमांड करते हैं, जो आपके लीगल राइट्स हैं आपको मिलने चाहिए। अगर आप नहीं हैं ऐसे और आप एक ट्रेंड के फॉलोअर हैं, ट्रेंड सेटर नहीं है आप, तो फिर आप ट्रेंड के फॉलोअर हैं, तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक यार प्लीज़ आप थोड़ा सा ना इसको रीविज़िट करें। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद की बात है आपको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू पिक योर साइट एक्चुअली। अगर आप अपनी साइट पिक नहीं ना करेंगे, oh my goodness, somebody else will be managing you in the long run and you don't want that. तो मैं बस इतना ही कहूँगा इसके बारे में, मैं और कुछ नहीं कहता यार। Miami, Florida से टेम्पा। अरे यार टेम्पा फ्लोरिडा क्या के अंदर तो बहुत ही बुरा हालात हुए हैं यार। हम लोगों ने वीडियोस वगैरह भी देखी हैं, उसमें क्या बस अल्लाह ताला रहम करे सब पे। मैं आपके साथ ना एक वीडियो शेयर करता हूँ, मैं भी आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ। इट्स गोना गिव यू अ बेटर आइडिया कि व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली ओवर देयर। तो ये लें जी। Looks like more than 150 miles per hour. Looks like ये more than आपने जनाब ये सारी सिचुएशन देखी है कि ये वहाँ पे फ्लोरिडा के अंदर ये सिचुएशन हुई है। अप्रॉक्सीमेटली हरिकेन कैटेगरी 4 लैंडफॉल उसने किया है, टैंपा उड़ा दिया है और बहुत सारे इलाके जो हैं उसने डैमेज कर दिए हुए हैं। मैं ये पिक्चर्स भी कुछ शेयर करता हूँ, ये आपको नज़र आएंगी अभी।
होल्ड ऑन। ये आप पिक्चर्स देखें सर, क्या सिचुएशन क्या हुई हुई है वहाँ पे इस वक्त, ठीक है। डेविस्टेशन ऑन इट्स पीक। माय गुडनेस यार, लोगों के घर उड़ गए हुए हैं। फ्लडिंग इज़ फ्लडिंग उस लेवल की नहीं थी, लेकिन जो विंड प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा था 150-160 माइल्स पर आवर के हिसाब से। और एक हरिकेन के अंदर आप ये समझ लें कि छोटे छोटे मल्टीपल छोटे छोटे साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली वो जहाँ पे भी उसका लैंडफॉल होगा, और सबसे ख़तरनाक जगह बेसिकली उसकी आई में अगर आप आ गए ना, तो फिर तो वो आपको बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि फिर जो उसने आपके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करना है ना, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारे साथ हरिकेन हार्वी के अंदर भी हम लोग बच गए हुए थे। इतना बुरा नहीं था, लैंडफॉल डायरेक्टली जो है हमारे पास सिटी ऑफ ह्यूस्टन के अंदर नहीं था। फ्लोरिडा के ऊपर तो बहुत बुरे हालात हुए, बहुत बुरा हालत। तो यार बस थर्सडे तक कह रहे थे कि मोर देन 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो बगैर पावर के थे। 2.5 मिलियन पीपल वर आउट विदाउट द they're out of पावर। power, और फिर उसके अलावा अभी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है ना, वो बड़ा ख़तरनाक है यार। उसको बेसिकली आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे यार, वो हमारे लिए प्रॉब्लम करेगी चीज़। और इसके अंदर तकरीबन अभी तक मेरा ख्याल है अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं 125 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब जो है वो डैमेज हो चुका हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली, स्टेट के लिए भी, फीमा के लिए भी, और जितनी भी रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ हैं। कल प्रेसिडेंट आपका बाइडन जो है वो स्टेटमेंट दे रहा था, प्रेसिडेंट एक्टिव है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जिस वक्त यहाँ पे इस किस्म का कोई मसला होता है ना, तो जितने भी स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। सही। तो वो बेसिकली उसके अंदर सिलसिला यही है कि आपकी गवर्नमेंट जो है उसे टोटली इसके अंदर जो है वो अपनी ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है। बाइडन बार बार आके बात कर रहा है, स्टेट का गवर्नर आके बात कर रहा है, काउंटी जजेस बात कर रहे हैं, ठीक है, मेयर्स बात कर रहे हैं और कंसेक्टिवली कर रहे हैं। फिर साथ में एक और जो चीज़ बड़ी अच्छी है वो ये है कि लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर बात होती है। सही। सिर्फ ये नहीं है कि प्रिंट मीडिया के ऊपर उन्होंने बता दिया है या टेलीविज़न के ऊपर उन्होंने लगा दिया है, वो आपके सेल फोन्स के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि कहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, कहाँ पे हरिकेन लैंडफॉल करने वाला है। तो बेसिकली जो फोकस होता है ना वो लोगों की जान बचाना होता है। सही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्डअप हो जाएगा, लेकिन ये है कि ये यूएस जियोग्राफिकली जिस प्लेन्स के ऊपर है वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे ब्रश फायर्स भी मिलते हैं, वाइल्ड फायर्स आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, ठीक है, स्नोफॉल के अंदर भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये इस किस्म की जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की खासियत ये है कि बड़े मजबूत लोग हैं और इन चीज़ों से फाइट करते हैं। होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर, बट लाइक लिटरली आवर प्रेयर्स एक्चुअली गो फॉर ऑल ऑफ देम राइट नाउ। पाकिस्तान में भी हमारे बहन भाइयों के साथ जो मसला बना हुआ है उनके लिए भी हमारी बहुत दुआएं, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे और जल्द से जल्द जो उनके मसले वसाइल हैं वो ख़त्म हो। स्ट्रक्चरल डैमेज जो हुआ है उसके ऊपर काम करे, और पाकिस्तान की इकॉनमी को जो अभी फ्लड की वजह से, पोस्ट फ्लडिंग जो अभी जो इश्यूज़ आने वाले हैं, आई पर्सनली बिलीव कि उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और अभी जो इसहाक डार साहब आए हैं, आई वुड एक्सपेक्ट कि उनका फोकस उन लोगों के ऊपर होगा क्योंकि 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्चुअली अंडर वाटर राइट नाउ। इट वॉज लास्ट वीक, राइट नाउ आई एम श्योर कि द वाटर मस्ट हैव बीन रिसीडेड, बट आई पर्सनली बिलीव कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उन लोगों को बेसिकली शेल्टर देने के ऊपर, रीलोकेट करने पे, उनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उनकी हाइजीन की जो इश्यूज़ हैं और जो उनके मसले मसाइल हैं, जो बेसिक उनकी नीड्स हैं, उसके ऊपर उनको काम करने की ज़रूरत है। और हमारी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो सारी की सारी पहले अपने लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम ग्लोबल इकॉनमी के साथ उसका हिस्सा बनने के लिए वहाँ पे जाएं। तो मैं ज़ाती तौर पे जो है वो एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इनके ऊपर काम होना चाहिए। तो जनाब ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और होपफुली आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, 1000 सब्सक्राइबर्स फॉर यूट्यूब, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फेसबुक का हमारा पेज पाकी पार्लर के नाम से, उसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। आप लोग व्यूअर्स हैं हमारे, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह हमें पसंद करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। अगर आपको कोई हमें कुछ बताएं कि कुछ अगर हम बेहतर कर सकते हैं तो वो भी अपने आइडियाज शेयर करें। और साथ में हमने अभी गिव अवेज जो है फॉर द लास्ट वीक हमने बंद किया हुआ था, नेक्स्ट वीक्स के अंदर हम दोबारा गिव अवेज के साथ आ रहे हैं, और इस दफ़ा हम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ के साथ आने वाले हैं।
तो चले, मुझे और हसाम को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।